आधी 25 साल का था, शादी के लायक हो चुका था। घर में माँ बाप और एक बहन थी। उसका बहुत ही बड़ा बिजनेस था। यह कहना गलत नहीं होगा कि इतनी छोटी उम्र में करोड़पति था। एक दिन वो अपनी कार में बिजनेस के सिलसिले से बाहर जाने के लिए निकला। उसकी कार जैसे ही स्कूटर में से क्रॉस हुई तो उसने दो प्यारे कपल्स को हाथ में लिए घूमते हुए देखा। वो बड़े प्यार से मस्त स्कूल ड्रेस में बैग कपड़े चाट की दुकान पर जा रहे थे। आदि उन्हें देखते ही मुस्कुराने लगा और उनकी आंखों से पता नहीं आंसू कैसे बह गए। उसने बिजनेस मीटिंग कैंसिल कर दी और ड्राइवर को गाड़ी घर की तरफ घुमाने के लिए कहा। घर पहुंचते हुए अपने कमरे में गया और अपने उसने जाते ही एक बक्सा खोला जिसमें शायद वो बहुत जल्दी कुछ यादगार चीजों को खोजना चाहता था। ये क्या था? उसकी एक डायरी लगी और उसे खोलते एक लड़की की तस्वीर। क्या थी यह डायरी में और कौन थी वो लड़की जिसे देखते देखते आधी चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ा। 3 से 5 साल पहले। उठो भैया, माँ ने नाश्ता रेडी कर दिया है। जानते हो ना घर की हालत को। जल्दी 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 अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे तभी तो कहीं नौकरी करके अपनी जिम्मेदारी निभा सकोगे। मेरी बहन ने सुबह सुबह मुझे सोते हुए कमल की खबर उठाते हुए कहा, हाय यार बॉस, जब से जॉब से पहले ही ऑर्डर मिलना स्टार्ट, इसलिए बोलती हूँ कि मुझे जॉब नहीं करनी है, दूसरों की जॉब देनी है। मैंने अंगड़ाई लेते हुए अपनी सिस्टर से कहा, बड़े आए जॉब देने वाले, 96% के साथ आउट हुए हो, अपने स्कूल के भी टॉप किए हो, इसका ये मतलब नहीं है कि करोड़पति बनोगे। चलो घर, अब तैयार भी हो जाओ, पापा के साथ स्कूटर में आपको कॉलेज जाना है। साहब जी, मेरी मिस सिस्टर मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, पापा के साथ, तब तो मजा आ जाएगा। ऐसे ही मेरी सेवा करती रहो, मुझे ड्राइवर रख लूंगा। पर भूल गया तो तुम्हें तो स्कूटी भी चलानी नहीं आती है, फोर व्हीलर कैसे चलाओगे? हाय हाय, बिस्तर से उठकर कूदते हुए, उठकर जाओ, मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, स्कूटी ले लो, दब के तो चलाओगी। मेरी पढ़ाई पैसे भी पापा तुम खर्च कर रहे हो ताकि तुम आगे सबकी जिम्मेदारी ले सको। उसने तकिए से मारते हुए कहा। हाँ, इमोशनल होकर अपसेट हो गई। मेरी श्रुति, तुम मेरी सबसे अच्छी बहना हो और मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मैं जल्दी कोई अच्छी जॉब ले लूंगा। पर ये साल तो पार होने दो यार। हर साल की तरह इस साल भी कॉलेज में टॉप आ जाऊं, फिर जो बोलोगी वो कर लूंगा, ओके? मैंने उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहते हुए कहा, पापा एक बात पूछूं? ये स्कूटर चला चला कर आपको बोर नहीं लगता? स्कूटर के पीछे सीट में बैठे मैंने पापा से कहा, बेटा तू रोज इसी स्कूटर के पीछे मैं बैठता हूँ, तुम्हें बोर नहीं लगता? पापा ने जवाब से कहा। क्या आप तो उल्टी जवाब दे रहे हो पापा, मुझ पर ही गए हैं। मन ही मन सोचते हुए मैंने उनसे कहा, नहीं रे गधा, उल्टा जवाब नहीं दे रहा हूँ। वो जो बड़ी सी मस्त चांदी कलर की चमकीली कार खड़ी है ना, एक दिन हम वैसी कार गाड़ी में बैठेंगे। पर क्या फर्क ये रहेगा कि तू गाड़ी ड्राइवर करेगी या मेरी माँ की बहन पीछे बैठी होगी। पापा भी ना अच्छे से जवाब देते हैं और मैं अकेले आगे ही बैठा रहूंगा। मुझे कंपनी कौन देगा पापा? मैंने मन लगाकर पढ़ना का कॉलेज आ गया। उन्होंने मेरे गाल पर पप्पी दी और ध्यान रखना कहकर फिर चले गए। कॉलेज के अंदर एंट्री होते ही यह क्या हो रहा था पापा? सबकी हमारी शादी के बाद ये बंद होना चाहिए। प्रिया ने थोड़ा गुस्साहट से भरे अंदाज से मुझे खींचते हुए कहा, ये क्या ब्यूटी, आप भी क्या क्या सोचती हो? हम स्कूल के साथ रोज हमें ही छुपकर देखनी बुरी बात है ना? हम एक दूसरे के नाम पर नहीं पकड़ते हैं। मैं उन्हें बेटी बोलता हूँ और वो मुझे हस्बैंड। क्या बुरी बात है? क्या आपने कभी मुझे किस किया है? लेकिन हर दिन पापा आपको करते हैं। नाक में रोना चेहरा, फिर भी बोल रही थी, हम सब शादी की बात करेंगे ना ब्यूटी, बस 1 साल और तो यार। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन की तरह शादी के बाद पापा आपको किस तो नहीं करेंगे ना? चलो जल्दी, वाह क्लास का टाइम हो गया। शादी के बाद सोचोगे? नहीं नहीं, मुझे बताओ अब। चलो। मैं भी उनका साथ खींचा और क्लास की तरफ ले जाने की जिद की। सब ठीक है ना? हाँ, खींचते हुए मिश्रा सर ने देख लिया और आकर उन्होंने पूछा, आओ सर, सब ठीक है? हाँ, ये लड़की समझ में नहीं रही। क्या समझ नहीं रही? सर ने कहा, अब क्लास जाना चाहिए, यही सब बात सर। कैसे जी? प्रिया क्यों नहीं समझ रही? सर ने प्रिया को देखते हुए पूछा, देखिए ना सर, ये आपको स्टूडेंट सबक फेवरेट है, आपको भी होंगे। ब्यूटी ने सर से कहा, हाँ हाँ, मेरा भी सबसे प्यारा स्टूडेंट यही है। तो क्या हुआ? हर दिन पापा इन्हें किस करते हैं। इतने साल से हम साथ हैं, लेकिन हमारी ब्यूटी ओपन माइंड की थी, कुछ भी बोल देती थी यार। तो इतनी क्या करती थी कि पढ़ाई के साथ साथ सब ले
कपल्स और जोड़ियों में हमारा नाम सबसे पहले शामिल होता था। अरे यार अदी क्लास में तो रोज होता है। जाओ, आज मौसम भी बहुत सुहाना है, कहीं बाहर घूम आओ। मुझे तो यकीन नहीं होता उन्हें ऐसा कहा जो कि सबसे कड़क प्रोफेसर थे। चलो तो चले मिस्टर फ्यूचर हस्बैंड जी। परमिशन मिलते ही हमारी ब्यूटी ने गोलगप्पे खाने का प्लान बना लिया। भैया गोलगप्पे खिलाना, मैंने चाट वाले भाई साहब से कहा। नहीं नहीं, बस एक ही प्लेट में हम दोनों के खाने की आदत है, आपको हर बार बोलना पड़ता है भैया, ब्यूटी ने हमारे बहुत पुराने चाट वाले भैया से कहा। जहाँ जरा हर शाम के गोलगप्पे खाना होता है। हाँ हाँ गुड़िया, रोज तुम्हारे मुंह में यह सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है मुझे। तुम दोनों बहुत पुराने और मेरी दुकान की रौनक लाने वाले प्यारे जोड़े हो, इसलिए आज तुम दोनों की परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा होगी भैया, मैंने पूछा। तुम दोनों ही अपने कॉलेज के टॉपर हो और आदित्य तो सबका चहीता है। चलो आज दोनों में कौन सा ज्यादा गोलगप्पा खा सकता है, देखते हैं। आज का बिल भी नहीं बनेगा। ठीक है, देख लीजिएगा ही, मैं ही जीतूंगी। और भैया मैं आपकी चहेती नहीं हो क्या? नहीं गुड़िया, तुम तो लाखों में एक हो। आदि और तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। चलो बस स्टार्ट हो। हमेशा सलवार सूट में ही पहनती थी, इसलिए अपना दुपट्टा अपने सर में डाला और कहा, भगवान मुझे मेरे होने वाले पति से इस गोलगप्पे की जंग से जीतने की हिम्मत दे। लिखना होगा। ओके भैया, और आपकी हमारी शादी में पहला पुलाव भेजा जाएगा। शादी में आपका गोलगप्पा मिस नहीं होना चाहिए। बेटा आज तुम्हारी माँ सपने में क्या देख रही थी, पूछो तो। शाम को घर पर पापा ने माँ की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या सपना देख रही हो मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ? मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा। कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा बस यूं ही बोलते रहते हैं। नहीं नहीं बताओ ना माँ, छोटा सा सपना है बेटा, तो बताओ तो सही। मैं मार्केट गई थी, मैंने अपनी होने वाली बहू को देखा, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आधी उससे बाल को खुला क्या रहता तो पूछो, मेरा बेटा उसे प्यार से गोलगप्पे खिला रहा था। बहू तो हंसते हुए बिल्कुल हीरोइन लग रही थी। मेरा बेटा चाट वाले की शादी से मैं बुलाऊंगा बोल रहा था, लेकिन वो सपना है बेटा। माँ ने ऐसा रिएक्शन किया जैसे वो मेरी फिल्मी माँ है। माँ आप हमें देख रही थी क्या? सच में आपने जो बोला वो आपका सपना है, या मैंने जो सुना वो मेरी आज का हकीकत है, या फिर कहीं और? कहीं मैं तो अपने सपने में नहीं खोया। मुझे वो तो लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, और तेरे पापा और मैं दोनों ने तुम्हें कई बार उस चाट के ठेले पर देखा है। क्या आप नाराज हैं? आपने नाराजगी कैसी? पर वो अपने परिवार के बारे में जानती है क्या? उसे पता है कि हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं। पापा ने कहा, आज जब आप मुझे कॉलेज से बाहर जो स्कूटर में बैठ के किस करते हैं ना, वो हर दिन देखती है, और इतने दिनों तक स्कूटर की सवारी से सब पता है। पापा मैंने कहा, आप तुम एक कंप्यूटर के प्रोजेक्ट का पर काम कर रहे थे, उसका क्या हुआ बेटा? हाँ पापा, बना तो रहा हूँ, उसमें बहुत माइंड लगेगा। हमारी होने वाली बहू क्या करती थी? माँ पापा दोनों एक ने स्वर से पूछा। वो मेरी क्लासमेट है, बहुत माइंडेड है, शायद मुझसे भी ज्यादा। तो उस प्रोजेक्ट से तुम उसकी मदद क्यों नहीं लेते? पापा ने प्रोजेक्ट उसी का आइडिया था, और अब उसने दिमाग मेरा लग रहा है। उसने कहा कि खत्म होते ही वो देखेगी। ओह वाह भैया, भाभी तो ब्यूटी के साथ बहुत इंटेलिजेंट भी है। मेरी मिस्टर श्रुति ने कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ब्यूटी बुलाता हूँ? मैंने बिना ठीक से सुनते हुए कहा, मैंने तो ब्यूटी है कहा था, आप ब्यूटी बुलाते हो तो नहीं? उसने कहा, नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, मैं जॉब मिलते ही पूरी फैमिली के साथ रिश्ते लेकर उसके घर जाऊंगा ना। ब्यूटी तो चिंता किस बात की? मैंने इतने दिनों तक आपसे एक सच छुपाया, मुझे माफ करना। उसने कहा, कैसा सच? आपको याद होगा एक बार आप और मैं घूमने जा रहे थे, उस वक्त आपने एक सुंदर सा बंगला देखा था जो गार्डन में घिरा हुआ था। उसने मुझसे कहा कि एक दिन हमारा भी ऐसा सुंदर सा घर होगा, याद है जी? हाँ हाँ, उसे कैसे भूल सकते हो यार। हम आपको कैसे महल जैसे घर में ही रहेंगे। आपको पता है वो घर किसका है? सुना था वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन संजय पटेल जी का घर है। संजय पटेल मेरे पापा हैं। क्या बोल रही है ब्यूटी? मैंने उससे दूर हटाते हुए अच्छा सा कहा, हाँ संजय पटेल मेरे पापा हैं, और मैं उनकी इकलौती बेटी प्रिया पटेल हूँ। प्रिया ने सबसे बड़े राज का पर्दा उठाते हुए कहा, लेकिन वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। और वो, मैंने अनशिक्षित भाव से कहा, हाँ लेकिन सबसे घबराने वाली बात क्या है? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं तुम्हें अच्छे से जानते होंगे। कुछ देर सन्नाटा छाता रहा।
उसके बाद आदि बोला, ब्यूटी का शाम ठीक 6 बजे कॉलेज के पास वाले गोलगप्पे ठेले के पास मिलते हैं। तुम मुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। लेकिन ऐसी क्या बात है हस्बैंड जी जो अचानक इतना घबरा गए? क्यों? मैंने पूछा। कुछ गलत कहा? प्रिया ने मासूमियत के साथ कहा, लेकिन उसकी बात को बिना जवाब दिए वहाँ से चला गया और प्रिया मायूस होकर अपनी जगह में खड़ी खड़ी बुत बने देखती रही गई। अगले दिन शाम के ठीक 6 बजे चुके थे। शादीशुदा वक्त के पूरे 30 मिनट ऊपर हो चुके थे। प्रिया मायूस हो चुकी थी। जब आदि नहीं आएगा तभी हाय में एक छोटा सा लिफाफा पकड़े एक बच्चा आया। दीदी क्या नाम है? प्रिया है क्या? बच्चे ने मासूमियत से प्रिया की तरफ देखते हुए पूछता है। हाँ मैं प्रिया हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चले मेरा नाम? वो सब छोड़ो, लिफाफा ले लो कि पढ़ना सब समझ जाएंगे। गुलाबी रंग का लिफाफा प्रिया के हाथ में थमाते हुए बच्चा वहां खड़े खड़े इंतजार करने लगा। प्रिया ने कुछ समझ में नहीं आ रहा था वह आखिर यह माजरा क्या। उसने चारों तरफ फिर से एक बार नजर दौड़ाने लगी। आदित्य अभी भी वहां कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। प्रिया ने सिवा कर लिया कि अब उसे वहां से अब निकलना चाहिए। तभी उसने सोचा कि लिफाफे को खोलकर देखो कि आखिर क्या है इसमें। वह पास के गोलगप्पे वाले ठेले के पास स्टॉल पर बैठ गई और वो खत को पढ़ने लगी। मेरी प्यारी ब्यूटी प्रिया, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए यह पहला खत है, मगर फिर भी मैं इसे पहला नहीं कहूँगा क्योंकि इससे पहले लिखे सारे खत मोहब्बत की गर्मी से आज भी दफन है, जिसके सारे लफ्ज मेरे दिल की हालत को बयां करते हैं। और मेरे दिल में क्या है वो सब तुम जानती हो, क्योंकि वहाँ यहाँ तुम तो रही हो मेरी ब्यूटी। में हजार जिंदगियों में शायद ऐसी जिंदगी नहीं पा सकता। मैं अपनी अस्थियों मिटा नहीं देना चाहता हूँ और तुम्हारी बाहों में समा जाना चाहता हूँ। तुम्हें प्यार देकर मैं कितनी आसानी से तुमको अपनी जिंदगी दे सकती हूँ। सिवा प्यार की राह के किसी को रास्ते में ऐसे हैरान कर देने वाली बातें होती क्या? मुझे लगता है कि अब इन्हीं हैरानियों से प्यार नहीं कहीं छुप गया है। मोहब्बत के जंग में परिणति को तो कोई नहीं बनता, लेकिन इस समाज में मोहब्बत के दुश्मन भी बहुत हैं। इसलिए आखिर में इस मुठभेड़ से उसे हराना ही होता है। हाँ भी मेरी ब्यूटी में पूरी जिंदगी दारा खुशी खुशी तुम्हारे ही था, लेकिन क्या जिनी इस बात का जरा सभी अंदाजा दे कि तुमसे मिलने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाया और इस खत का सहारा क्यों लिया? मैं जानता हूँ तुम अपने दिल में कई सारे सवालों को लेकर दुखी हो रही हो। शायद तुम जान जाओगी, तुम्हें तुम्हारे हृदय में सुनामी आ जाएगा। वो सुनामी तुम्हें मुझसे दूर लेकर चला जाएगा, क्योंकि तुम नहीं जानती कि मेरी जिंदगी इस दर्द को तुमको दिखाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। मुझे बाकी की जिंदगी का गुमनामी बनकर ही व्यर्थ करने के लिए मजबूर है। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और तुम्हें भगवान कुछ भी मांगने से पहले हर मुराद पूरी करे। तुम्हारा आदि एक्स फ्यूचर हस्बैंड। यह पढ़ते ही प्रिया की आंखों में अन्यास से की आंसू धारा फूट पड़ी। वो अपने आप को संभालने में नाकामयाब हो सकी। कोशिश करने लगी, लेकिन यह सब व्यर्थ था। सूरज भी अपने दीक्षित और रवाना हो गया आसमान में। पहली लाली प्रिया के मन में वेदना थी। आज सूरज पहले ही अपेक्षा बड़ी नजर से आ रहा था और बोझिक और नीरस भी अपने आप को जैसे तैसे पेन संभाला। अपने पर्स में पेन निकालते हुए उस चिट्ठी की दूसरी तरफ वो कुछ देर तक अपने आंसू को सैलाब को शब्दों में पूरा में पियो दिया। उस चिट्ठी को गुलाबी लिफाफे के डालते हुए उस लड़के को देते हुए कहा, छोटू मेरी इस आखिरी पैगाम को अब उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देना। यह कहने के बाद उसने आंसुओं को रुमाल से मदद की छिपाते हुए एकदम अपने घर की तरफ तेज कर दिया। आज चलते हुए उसे अपने कदम बहुत भारी महसूस हो रहे थे, मानो किसी ने लोहे की बेड़ियां डाल दी हो। पूरी रात अपने आंसुओं के तकिए में गीली करती रही। अगली सुबह चिट्ठी मुझे मिलती है। मैं लिफाफे को खोलकर देखता हूँ कि दूसरी तरफ यह लिखा हुआ था, माय डियर गोलू मोलू फ्यूचर हस्बैंड, तुम्हारे साथ बिताया वो चंद लम्हे को अपने पहलू में समेट कर रख लिया है। तो कितने मादक, कितने मनमोहक, कितने संपूर्ण वो क्षण। हम जब एक दूसरे के संदीप थे तो हमें बस एक दूसरे में ही खोए रहते थे। नजरें एक दूसरे में ही डूबने की कोशिश करती थी। धड़कनें इतनी तीव्र हो जाती कि गानों मानो एक दूसरे की प्रयोगतियां कर रही हो। हम प्रेम के सागर में खोते गोते खाते हैं। ये जो प्रेम मेरे हृदय में तुम्हें दिखाई पड़ता है, ये ना तो किसी कल्पना की उड़ान है और ना ही कोई आकर्षक। ये प्रेम तो तुम्हारे प्रेम की प्रभात में हमें हृदय में उत्पन्न हुआ है। मेरे सुनो फ्यूचर हस्बैंड, में तुम्हारी बस तुम्हारी और तुम सिर्फ मेरे। मैं अपना दिल और रूह तुम्हें लुटाने के बाद अब मेरा मन भी मेरे वश में नहीं है। मुझे अब खुद पर नहीं नियंत्रण नहीं जो किसी भी चीज के सामने अपने अधिकार रख सकूं। सच कहूं तो तुमसे अलग होने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी पहचान कहीं खो गई है। तुम्हारे प्यार ने सम्मुख में सब कुछ मिटाना
देना चाहती हूँ, यहाँ तक कि खुद को भी यार। फिर कहो तुम खुद को तुम्हारी यादों में भुला देना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ उम्र बिताना चाहती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि तुम कुछ देर दूर कहीं कुछ समझ से हमारा इंतज़ार कर रहा है। हर सदा ऐसा है कि मैं पहले से अनुमान नहीं लगा सकती। यदि तुमने कभी मेरे प्यार की तवज्जो ही दी है या तुमने कभी मुझ पर इतना अधिकार माना है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक अंतिम अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी आँखों में अभी भी तुम बहुत ऐसे सवाल हैं जो आँसू के रूप में ले चुके हैं, और मैं इन्हीं ऐसे ही ज़ाया नहीं कर सकती। तुम्हें या क़यामत का जवाब देना ही होगा, चाहे अंजाम जो भी हो उसका फ़ैसला मैं भी तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। यदि अभी भी तुम्हारे दिल में ज़रा सी भी मोहब्बत शेष है, तो मैं इतवार को ठीक 6 बजे रोमिंग पार्क में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम्हारी ब्यूटी योर सेक्स ड्यूटी। पत्र लिखते ही मेरे आंसू में अपना काम शुरू कर दिया, और मैं अंदर से कितनी भी मजबूर होने का दावा करूं, लेकिन जब दिल पर चोट होती है तो अच्छे भला इंसान दिल चाहे तो भला भी क्यों क्या विस्तार। मेरी आंसू से पूरा खत भीग चुका था, बस आपकी अंतिम लाइन ही दिख रही थी। वो थी तुम्हारी ब्यूटी योर सेक्स ड्यूटी। मैंने भावनाओं पर काबू किया और पत्र को मोड़कर अपने दराज में रख लिया। सिलेंडर पर नजर दौड़ती तो मैंने देखा कि आज मंगलवार है, ठीक 4 दिन बाद का दिन है। मैंने टूटे मन से वहां जाने को खुद को तैयार किया और दर्द निर्णय का किया और खुद ही घबराया, चाहे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मेरी बेटी को जाने का पूरा हक है। उसके बाद का फैसला हम रब पे छोड़ देंगे, वो जैसा चाहेगा, हमारे लिए भला ही सोच कर रखा होगा। ओह! अब कैसा डर, आखिर अचानक क्या वो हुआ? तुम्हें इस बात का डर है कि अगर तुम्हें घरवाले हमारी मोहब्बत को कबूल नहीं कर पाए तो क्या होगा? मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने अपने घर में इस रिश्ते को वाकिफ़ कर दिया। अरे तुम घबराती क्यों हो? मेरे मॉम-डैड बहुत ही अच्छे हैं, वो मेरी किसी भी बात को मना नहीं करते। तुम बस खुद पर भरोसा रखो, सब मुझ पर छोड़ दो। यह कहने ही के ही प्रवेश सोनाली का हाथ पकड़ते हुए उस जगह की तरफ चढ़ जहाँ उसकी केक काटने का इंतजार कर रहे थे। सभी की नजरें परवेश को ढूंढ रही थी। उसे देखते ही सबके चेहरे फुल्लित हो उठे और चिक्कित भी। प्रवेश के हाथों में किसका हाथ था जो उसे थामे आगे और दौड़ रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रेश। इस दोस्त के साथ पूरा माहौल गूंज उठा। प्रेस ने केक काटने के साथ ही पहला टुकड़ा सोनाली के नरम नरम होठों पे सुपर्द कर दिया। शायद इस तरह की अचानक प्रक्रिया की सोनाली तैयार नहीं थी, लेकिन उसने खुद को अजमन असहज से महसूस नहीं किया और खुशी से उस टुकड़े को खाते हुए बचे हुए हाथों से हिस्से को प्रवेश को सुपर्द किया। उसके बाद प्रवेश आने मॉम डैड की बारी केक खिलाने की के एक्शन प्लीज। आज बहुत खुश हूँ मेरा बेटा प्रवेश आज 22 साल वर्ष हो चुका है। मुझे बताते हुए अति खुशी हो रही थी कि जिसके कॉलेज में पढ़ाई भी जल्द खत्म होने वाली है और वो अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। मैं चाहता हूँ कि हर बार की तरह आज भी उसकी अच्छी इच्छा पूरी करूँ। तो बेटा तुम जियो जिंदगी में 22वें मोड़ पर क्या चाहिए? प्रवेश के पिता ने बाइक पर अनाउंसमेंट करते हुए अपना माइक को प्रवेश की ओर बढ़ाया। आई एम वेरी लकी टू हैविंग डैड लाइक यू। लेकिन मैं आज आपने आपसे मांगने वाला हूँ मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन और अनमोल तोहफा, और शायद आखिरी भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तोहफे को पाने के बाद दिल में कुछ और इच्छाएं जन्म ले। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनाली से करवा दें, जो कि इस वक्त हम सभी के साथ मौजूद हैं। परवेश ने इतना कहते ही सोनाली की तरफ इशारा कर दी। सोनाली ने शर्म में अपनी जुल्फें झुका ली और मुस्कुरा कर गई। संजय पटेल ने मुस्कुराहट कर सबके सामने हामी भर दी और पूरा माहौल सिवाय इस इंसान के तालियों के घबराहट में गूंज उठा। वो सब संजय पटेल की टकटकी लगाए घर घूर रहे थे और संजय पटेल के चेहरे के भाव उड़ गए थे। संजय पटेल ने सामने से जाते हुए वेटर को रोका और 2 पैक गले में टकाटक उतार लिए। उसके माथे पर चमकती हसीन पसीने की बूंदें साफ तौर से बयां कर रहे थे वो किसी बड़ी दुविधा में फंस गए। वो आदि का हाथ पकड़ते हुए एक कोने में ले जाकर कहते हैं, बेटे ये लड़की कौन है और तुम यह सब क्या बोल रहे हो? डैड यही तो मेरी ब्यूटी है और उसकी जिम्मेदारी उठाना मेरा अब ड्यूटी है। क्या बात कर रहे हो? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले बात तो करनी चाहिए। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? आखिर इसमें गलत ही क्या है? पापा वो मुझसे प्यार करती है और मैं उससे क्या काफी नहीं हूँ? वो सब तो ठीक है, लेकिन उस लड़की के बारे में क्या जानते हो? किस स्कूल खानदान से ताल्लुक है उसके? डैड वो राधे श्याम जी की बेटी है जो किसी रेलवे स्टेशन के
कैंटीन में काम करते हैं क्या? कहा रेलवे कैंटीन में काम करते? बेटे कम से कम अपनी हैसियत का तो ख्याल रखो। तुम्हारे पिताजी शहर के जाने माने प्रतिष्ठित बिजनेसमैन। मेरा ऊंचा ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना, लेकिन डैड अपना परिवार बिल्कुल साफ भाई है। बहुत ही बढ़िया परिवार है उनका। बाहर एक बार मिलोगे तो जान पाओगे। उन्हें गरीब से समझने का मौका दे दो। बेटे कैसे नादानी जैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारा बचपन नहीं जो जिद करने पर हम कमाना पूरी कर दी? आज तुम जवान हो, समझदार हो चुके हो, तुम्हें अपने भूल नहीं होगा। और अभी प्रवेश के पिता और नसीहत देने ही वाले थे कि तब आदित्य आदि बोल पड़ा, नहीं पापा, मैं आपको आप धोखा नहीं दे सकता। उस पगली में मेरी जान बसती है, ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? आदि तुम उसे नहीं भूल सकते तो तुम हमें भूल जाओ, शायद यह तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा। नहीं डैडी, ऐसा करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। आप दोनों की खास जगह है मेरे दिल में। मैं अपने आप के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। बेटे मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैंने प्राण मल्होत्रा की बेटी नैन्सी के साथ हमारी शादी करवाने का वादा निभा चुका हूँ। तुम ही नैन्सी से एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी हो। वो बहुत समझदार भी हो। देखा तुम्हारी इस हरकत से वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानी। अब मैं तुम्हारी शादी उसके करवाने के जवान दे चुका हूँ, इसलिए मैं चाह कर भी पीछे नहीं हट सकता। तुम और इस शहर के लोग जानते हैं कि संजय पटेल अपने वादे के निभाने के लिए ही जाना जाता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजर सकता है। और माहौल काफी गर्म हो चुका था। सभी की नजरें बाप बेटे के बाग युद्ध पर टिकी थी। सोनाली काफी देर से उन दोनों की बातों को सुन रही थी। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी और उसके कदम अब बाहर की तरफ चल पड़े। आज उसे जिंदगी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसके लिए आज हर वक्त ठहर सा गया। प्रवेश ने भी आज से पहले खुद को इतना बेबस को नहीं महसूस किया। तब वो आवाज देकर कहना चाहता था कि बेटी मैं सब ठीक कर लूंगा, बस थोड़ा सा वक्त दो मुझे। लेकिन उसकी आवाज अंदर ही अंदर घुटी रही। वो बेझिझक मन से अपने कमरे की तरफ बढ़ा चला गया। उसके सामने बड़ा ही टिकट समस्या थी और अब करे तो क्या करे। अगले दिन कॉलेज में प्रवेश की नजरें सोनाली को तलाश करती, लेकिन वहाँ कहीं भी नजर नहीं आती। लाइब्रेरी, कैंटीन, क्लासरूम, लैब, लगभग कॉलेज के हर हिस्से में वह तलाश कर चुका था, लेकिन वह कभी कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन सोनाली कॉलेज में कैंटीन में दिखी। उसे देखते ही प्रवेश की उम्मीद किरण जागी। वह लपक कर सोनाली का हाथ पकड़ कर लेता है और बोलता है, हे ब्यूटी, तुम यहाँ हो और पागलों की तरह कॉलेज में हर जगह ढूंढ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम दिखी तो सही। चलो कहीं बैठकर। इससे पहले कि प्रवेश अपनी बातों को पूरा कर पाता, सोनल ने अपने हाथ से उसके हाथ को मुक्त कराते हुए कैंटीन से बाहर की तरफ रुख कर दिया। वैसे आंखें फाड़ कर देख रहा था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ उसके साथ। वो भी सोनाली के पीछे पीछे चल पड़ा। सोनाली जानबूझ के लाइब्रेरी में आकर खाली कुर्सी पर बैठ गई। वहां आसपास कोई भी कुछ खाली नहीं था। वो बार बार इशारे से कभी बुलवाने की निरंतर कोशिश कर रहा था, जिससे सोनाली उसकी बात करने को तैयार हो जाए। काफी देर तक हरकत को लाइब्रेरी इंचार्ज निकला, नाम संकेत सक्सेना था, वो देख रहे थे। जब वहां लाइब्रेरी में बैठे काफी लोग डिस्टर्ब होने लगे तो लाइब्रेरी इंचार्ज भी वहां से आके खड़े हो गए। बोले, एक रोज दिन इस लाइब्रेरी एंड आई आर डिस्टर्ब अदर्स, यू लाइव राउंड नाउ। यह कहते हुए संकेत सक्सेना का सर ने प्रवेश के बाहर रास्ते दिखा दिया। प्रवेश दिल पर पत्थर रखते हुए लाइब्रेरी के बाहर निकल गया। उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो लाइब्रेरी के गेट पर ही मुझे हुए आशिक की तरह सोनाली का इंतजार करने लगा। सोनाली थोड़े थोड़े समय पर तिरछी निगाहों से बाहर की तरफ देख रही थी। समय साय रेव के वहां से जाने का इंतजार कर रही थी। लगभग 2 घंटे बाद माहौल उसी तरह का बना रहा। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों ने शर्त लगा रखी थी। प्यार के आगे किसकी जिद चुकती है। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। अरे सोनाली बेटा, अब बस भी करो, कुछ कल पढ़ने के लिए भी छोड़ो। आज ही सारा सिलेबस खत्म करने की ठान रखी है। लाइब्रेरी इंचार्ज ने हंसते हुए कहा, बस पर सर थोड़ी देर और, जब तक कॉलेज ऑफ नहीं हो जाएगा। सोनाली ने लाइब्रेरी से एग्जिट गेट की तरफ नजर दौड़ाते हुए बोला, बेटे कॉलेज ऑफ हुए 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। देखो तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं है। मैं भी बस लाइब्रेरी के अंदर बंद करने जा रहा हूँ तो मेरी नजर तुम पर पड़ी। संकेत सक्सेना सर ने अपनी जेब से चाबी को दिखाते हुए कहा, ओह सॉरी सर, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा हर वक्त का। मैं बस अभी जाती हूँ। यह कहकर वो अपनी कुर्सी से उठकर उसकी आंसुओं के सैलाब को देखकर लग रहा था जैसे उसके जमाने का दर्द समेट रखा है। बस यही सही मौका का इंतजार करते हुए बाहर निकलने का। थोड़ी देर में खुद प्रेस को अलग किया और अपने आंसुओं को पोंछने लगी तो प्रेस बोला, नहीं नहीं सोनाली, इसी बाहर जाने दो, इन्हें रोको मत। आज दिल के सारे दुखों को यहाँ से निकाल
जाने दो यारो, सारे गिले शिकवे को बाहर कर दो। सोनाली खुद को संभालते हुए बोली, प्रियस मुझे यहाँ से दूर लेकर चलो, बहुत दूर, जहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई भी ना हो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी जीने को सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारे दिल के अंदर की खामोशी को देख सकता हूँ। बेबी, मैं इन बिखरे हालात को ठीक कर दूंगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारे प्यार की ही मुझे बल वरदान करेगी, मुझे टूटने मत दो। प्रियस इतना कहने के बाद सोनाली से काफी वक्त लिपटा रहा। अगर आपको आगे की कहानी सुननी है तो पार्ट 2 के लिए वेट करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।